एक आध दू जने वर्दी में रहे ना, सब सादे ड्रेस में रहे और सब बंदूक ले रहे, एक बंदूक सब ले रहे। मेरे लाला के मारे लगे, फिर आए तो कहे कि साहब मेरे बाबा कहे मारा था, तो कहन के हट जाओ नहीं तुम्हें नंगी करके घर से जूते ले जाएंगे। 12 तारीख को किसी जंगल में ले गए और काला कपड़ा से आंख बांधकर और दाहिने हाथ में गोली मार दिए और फिर चूना ऊना भरा करके और बोले कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में शनिवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक थैले में पहले से रखे हुए एक अवैध असले से उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया है। जवाबी कार्रवाई में तथा आत्म सुरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया और जो उसके दाहिने पैर पे लगी है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्राइम कंट्रोल नहीं होता है और इन जनरल पब्लिक ऑर्डर ठीक नहीं होता है, तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए और कोई स्पेक्टेकुलर चीज दिखाने के लिए ये फर्जी इनकाउंटर का इस तरह का ड्रामा किया जाता है। जो हाथे में गोली लगा है, फिर और जब स्वरूपरानी में गए तो हेरत हेरत गए, फिर बाबा के हमारे देखन तो दाहिने हाथे में गोली मारे हैं। ये स्पॉट एक ही साल के अंतराल में यानी अगस्त 2022 से अगस्त 2023 के बीच में 2 अन्य एनकाउंटर का भी यही स्पॉट था, गुंगवा का बाग। काउंटर मतलब होता है कि 2 लोग अचानक से मिल गए, मुठभेड़, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, मुलाकात हो गई। यहाँ तो जिस हद तक रोज मुलाकात हो गई थी, रोज मुलाकात, कभी चांस एनकाउंटर नहीं हो सकता। यह तो बना बनाया है कि यहाँ तो रोज हम और अपराधी मिल रहे हैं और एक एक दिन में कई कई जिलों में मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर यह उपलब्धि है कि वो समय था एक उत्तर प्रदेश में जब अपराधी पुलिस कर्मियों पर गोली चलाया करते थे और पुलिस निरीह रहा करती थी, पुलिस के हाथ सरकार के द्वारा बांध दिए जाते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट तौर पर निर्देश किए कि अगर कोई अपराधी ये दुस्साहस करता है कि वो पुलिसकर्मियों पर गोली चलाए तो पुलिस गोली का जवाब गोली से दे। अखिलेश जी ने पूर्व मुख्यमंत्री हमारे उन्होंने बना के दिया था। आज अगर आप ये कह दें कि कोई ये प्राइवेट मिलिशिया तरह से काम कर रहा है तो ये बहुत ही अतिशयोक्ति की बात नहीं हुई और ये बहुत शर्मनाक है। हमार नहीं आव चाहे, हम नहीं आव चाहत है, जैसे हमारे लड़किया के उठाए लेकिन मार देना, हम की करे सहारे जी। 22 गाड़ी इकट्ठा पुलिस हमने कभी देखा ही नहीं था, अचानक देखे हम भी डर गए, तो फिर क्या करें, लाश को जलाना पड़ा, जला दिए। इस समय मैं कोरांव में हूं, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 265 किलोमीटर दूर एक तहसील है। कोरांव जैसे कस्बे अक्सर हमारे न्यूज़ साइकिल के दायरे से बाहर रहते हैं, लेकिन आज से लगभग 7 महीने पहले यहाँ पर रहने वाला एक परिवार स्थानीय मीडिया के लिए हेडलाइंस का केंद्र उस समय बन गया जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक पुलिस एनकाउंटर से संबंधित मामले में 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR फाइल करने का आदेश दिया। 25 मार्च 2025 को अपने सरकार के कार्यकाल की 8वीं सालगिरह मनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा एक लेख शेयर किया जाता है। इस फुल पेज आर्टिकल में प्रदेश में क्राइम को कम करने के लिए एनकाउंटर को एक सफल तरीके के रूप में गिनवाया जाता है। पुलिस मुठभेड़ एक पॉपुलर त्वरित न्याय प्रणाली के रूप में प्रचलित हो चुकी है, लेकिन इसी व्यवस्था में जो पीड़ित हैं, क्या उनको किसी भी तरह से जस्टिस मिल पा रहा है? इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर राज के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। कोरांव के हनुमानगंज गांव में पेशे से मजदूर ये नारायण सोनी का घर है, जहां भीतर कच्ची दीवार पर वो अपने सबसे छोटे बेटे विजय कुमार सोनी की तस्वीर सही जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 21 साल का ये नौजवान सोनी अब इस दुनिया में नहीं है। उसे ना तो कोई बीमारी थी, ना ही वो किसी दुर्घटना का शिकार हुआ।
12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एनकाउंटर में उसे गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विजय की मां अंजू देवी वैसे तो गांव की किसी भी साधारण गृहिणी की तरह नजर आती हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से इन्होंने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए मामले में याचिकाकर्ता के साथ साथ पैरोकार बनने का फैसला लिया। इतने में पुलिस आई गए। एक 100 नंबर गाड़ी रही काली का, एक सफेद गाड़ी रही, लेकिन नंबर कौनों में नहीं रहा। आयन तो डायरेक्ट घुसे नवा लाला सोवत रहे, लगन लाला के हमारे मारे लगे तो दौड़ के आवा। हम कहा कि साहब हमारे लाला के काहे मारा था। एक दूजे ने वर्दी में रहे ना, सब सादे ड्रेस में रहे और सब बंदूक ले रहे, एक टारे बंदूक सब ले रहे। हमारे लाला के मारे लगे। फिर आए तो कहे के साहब हमारे बाबा काहे मारा था, तो कहन के हट जाओ नहीं तुम्हें नंगी करके घर से ले जाएंगे। फिर गए, पूरा घरे का चावल दाल सब छीट देन। हमारे पतोह रही, पतोह का गहना वहना सब तोड़ लेहन, बक्सा तोड़ के गहना उठा ले लेहन। घरे का कागज, आधार कागज, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मोबाइल सब उठा ले गए हमारे। और फिर पूरा घर मोटरसाइकिल का डिग्गी कूच देहन, डिग्गी का चाबी उठा ले गए। और फिर हम फिर दौड़ के गए, तब फिर हमारे ये घुटने पर हाथ लगाए, ऐसे कहन के तेज से डांट के ऐसे ठोस देन, तो पत्थर पर गिर गए मैम। तो हमारे यहाँ फिर देख लेके हमारे काला हो गया पूरा, अब बेहोश हो गए। फिर हमारे लाला के उठा के ले गए, ना कोई फोन, ना कोई नंबर, ना कोई बताएं कि हमारे लाला के कहाँ उठा ले गए। अंजू देवी के अनुसार यूपी पुलिस ने उनके लड़के को एनकाउंटर के 2 दिन पहले 10 सितंबर 2023 की सुबह घर से जबरन उठा लिया था। इस हिरासत के पीछे पुलिस की ओर से उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया। अपनी सफाई में परिवार 2 डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाता है जिससे उनके कथन की पुष्टि हो सके। 11 सितंबर 2023 के दिन अंजू देवी ने पुलिस आयुक्त प्रयागराज कमिश्नरेट को एक लिखित शिकायती पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने बताया प्रार्थनी के लड़के विजय कुमार सोनी को सुबह 7 बजे कुछ पुलिस वाले 10 सितंबर 2023 को उसके घर से उठा ले गए हैं। प्रार्थनी को इस बात की शंका है कि उसके लड़के को किसी फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। अंजू देवी की तरफ से 11 सितंबर 2023 के दिन एक ऑनलाइन कंप्लेन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन सुनवाई पोर्टल पर भी रजिस्टर करवाई गई थी, जिसकी रिसीविंग उन्होंने हमें दिखाई। शिकायत की श्रेणी में लिखा गया पुलिस के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना पत्र। इतनी छोटी बात, सुपारी काटने वाला सरौता तक उठा ले गए, सब उठा ले गए। एक तरह से वो लोग डकैती हमारे घर करके चले गए बहन जी। फिर बाबा हमारे सब बतावे लगे कि अम्मा हमके 12 तारीख के लई गए, 11 तारीख के 10 तारीख के लई गए, तो 11 तारीख 12 तारीख के पता नहीं कहाँ करे रहे। 12 तारीख के शाम के लई गए हैं, तो 10 बजे रात कौनो जंगल में पीछे हाथ बांध के कपड़ा, काला कपड़ा से आँखी बांध दे रहे। लई गए कोनो जंगल में, रेल एक पटरी का रेल सुनात रहा। और फिर पीछे हाथ कह के पिटकुइयाँ सवाई दे हैं, गोली मार के लगे चिल्ला के पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागा जा रहा है कह के। और फिर ओरे ओरे चूना भोराए दे हैं, वीडियो बनाए दे हैं। अम्मा विजय ने बताया, कहे कि पापा हमको 2 दिन पता नहीं कहाँ पर रखा गया था, रात में मारते पीटते थे, करंट वरंट का झटका उटका दे देते थे। और 12 तारीख को किसी जंगल में ले गए और काला कपड़ा से आंख बांधकर और दाहिने हाथ में गोली मार दिए और फिर चूना ऊना भोरा करके और बोले कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पीड़ित पक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को गहराई से समझने के लिए हम कोरांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिला पहुंचे, जहां की स्थानीय पुलिस ने इस मुठभेड़ को अंजाम दिया था।
कौशाम्बी को फिलहाल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक गढ़ के तौर पर भी जाना जाता है। कौशाम्बी में हमारा पहला स्टॉपिंग पॉइंट जो है वो मेरे पीछे स्थित चरवा थाना है, जहां पर इस पूरे मामले में पुलिस थ्योरी की शुरुआत होती है। एक जो कंप्लेन फाइल करी गई थी, चोरी से संबंधित मामला था, वो 12 पुलिस कर्मियों की टीम इसी थाने के अंतर्गत उस टीम का गठन किया गया था, जिसमें 1 SHO, 3 सब इंस्पेक्टर और 7 कांस्टेबल की ये टीम थी। इनके अलावा 1 SOG थाना प्रभारी भी थे। SOG STF की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश पुलिस की एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई यूनिट है, जो कि स्थानीय पुलिस की अक्सर इस तरह के मामलों में मदद करती है। अभी फ़िलहाल जब हम यहाँ पर 2023 के एनकाउंटर से जुड़े मामले में अपडेट हमने लेने की कोशिश करी और ये पूछना चाहा कि सितंबर 2024 के CGM कोर्ट ऑर्डर के बाद क्या यहाँ पर कोई कार्यवाही की गई उन 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ, तो इस समय जो यहाँ पर कार्यरत पुलिस अफसर हैं, उन्होंने हमसे बात करने से, आधिकारिक तौर पे कोई जवाब देने से मना कर दिया। ये जानकारी हमें ज़रूर दी गई है कि वो जितने भी 12 पुलिस कर्मी थे, केवल SOG प्रभारी को छोड़कर बाकी सभी 11 पुलिस कर्मियों का 1-2 महीने में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया था। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा 7 सितंबर 2024 के दिन दिए गए ऑर्डर के मुताबिक इसी चरवा थाना जिला कौशाम्बी से संबंधित जिन 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR फाइल करने का आदेश दिया गया, उनके नाम इस प्रकार से हैं: विनोद कुमार सिंह तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, सिद्धार्थ सिंह SOG प्रभारी, सुनील कुमार यादव उप निरीक्षक, अयोध्या कुमार उप निरीक्षक, रविशंकर यादव उप निरीक्षक, आशीष तिवारी कांस्टेबल, अनिल यादव कांस्टेबल, भानु प्रताप सिंह कांस्टेबल, रामजी पटेल कांस्टेबल, शिवांक गौतम कांस्टेबल, राधे श्याम कांस्टेबल तथा रविशंकर कांस्टेबल। ये है कौशाम्बी का समसपुर गांव, जहां 8 सितंबर 2023 को रात में तकरीबन 10 बजे सोने चांदी के आभूषण रिपेयर करने वाले एक स्थानीय कारोबारी अनूप सोनी ने चोरी होने से संबंधित शिकायत चरवा थाने पर दर्ज करवाई। ये वो स्थान है जहां उसी शाम 4:10 पर अनूप सोनी को 3 लड़कों ने तमंचा दिखाया तथा एक मोबाइल और जेवर की चोरी करके भाग गए थे। FIR में अभियुक्तों का वर्णन करते हुए लिखा गया था: अपाची मोटरसाइकिल सवार 3 लड़के, नाम पता अज्ञात। अज्ञात अभियुक्तों की पहचान किस तरह की गई, ये समझने के लिए हमने अनूप सोनी से बातचीत की। दुकान बंद करके हम 4:35 पे दुकान बंद कर यहाँ से निकले हैं घर जाने के लिए, तो रास्ते में टीकापुरवा गांव पड़ता है, तो वहीं पे 3 बदमाश खड़े हुए थे। तो अचानक यानी कि हमारे इस गाड़ी रोके, तमंचा डायरेक्ट हमारे सटा दिए हैं, बोले बैग अपना दो, और बाकी बैग लिए। फिर उसके बाद यानी कि हमें बोले आप गोली मार दें, तो हमने कहा आपने हमारा सामान ले लिया है तो गोली क्यों मारेंगे। तो उसके बाद तीनों लोग ब्लैक टी-शर्ट, ब्लैक जीन्स पहने थे, अपाची ओल्ड मॉडल थी, उसी को लेके फरार हो गए हैं। फिर पुलिस आई, फिर पूछताछ हुई है, तो उनको हमने अज्ञात में बताएं कि 3 लोग थे। सामान क्या क्या चोरी हुआ था, कितने का मतलब? सामान मैम लगभग 2.25 लाख रुपए का था। और ये जो 3 लोग आप कह रहे बाइक पे आए थे, चोरी जिन्होंने करी है, जी मैम, तो क्या इनके चेहरे ढके हुए थे या? नहीं मैम, चेहरे ढके हुए नहीं थे। और आपने इनको पहले भी कभी देखा था? पहले कभी नहीं देखा था। तो फिर ये इन अभियुक्तों की पहचान कैसे हुई? इन अभियुक्तों की पहचान ऐसे हुई, हमारे गांव में एक यानी सूरज पासी के घर है, तो वहीं पे ये लोग 6
6 तारीख को वहीं पे ये लोग थे, 6 सितंबर को। तो हमारे दादा के लड़के की दुकान है सामने जस्ट, तो वहीं पे हमारे बड़े भाई भी बैठे थे। तो हम लोग हमसे पूछे कि वो आदमी कैसे दिखते थे, तो हमने बताया घुंघराले बाल थे, महीन कटिंग कटाए थे। तो हमारे भाई ने कहा ये इनके घर आया था। तो फिर हमने पुलिस से बताया कि सर इस तरह का लड़का इनके घर आया था। तो फ़ोन पे बात भी हुई थी सूरत से। तो हमने कहा जो तुम्हारे घर आया था वो लड़का, उसको लेके एक बार आओ, यानी कि हमारे पास। तो भाई हम पहचान लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर हम एनकाउंटर स्पॉट पर पहुंचे। इस समय मैं गुंगवा की बाग जगह पर हूं, जो कि वो स्पॉट है जहां पर 12 सितंबर 2023 को सुबह 3 से 4 बजे के बीच कौशाम्बी पुलिस के अनुसार एनकाउंटर के बाद उन्होंने विजय सोनी और बाकी 3 अभियुक्तों को इसी जगह से गिरफ्तार किया था। ये जो गुंगवा का बाग जगह है ये लगभग 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक काफ़ी घना फॉरेस्टेड सा एरिया है। इस जगह को चायल कहते हैं, जो कि कौशाम्बी शहर पहुंचने के पहले आउटस्कर्ट्स में आपको मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सुनसान सा इलाका है। पुलिस की थ्योरी के अनुसार मोबाइल सर्वेलेंस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके पास ये जानकारी थी कि इस मामले से जुड़े जो 4 अभियुक्त हैं वो इसी गुंगवा का बाग में इकट्ठा होने वाले थे चोरी का सामान के बंटवारे के लिए। और अपनी थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए कौशाम्बी पुलिस ने यहाँ लोकल रिपोर्टर्स के साथ उस समय के कुछ ये सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीनशॉट्स भी साझा किए थे। और अगर आप इन फुटेजेस को, इन स्क्रीनशॉट्स को बहुत गौर से देखें तो ये काफ़ी डार्क और ग्रेनी है। इनको देखने से तो किसी भी अभियुक्त की शक्ल साफ तौर पर समझ में नहीं आती है। बहरहाल पुलिस की थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर जब वो पहुँचे दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। उसी फायरिंग में विजय सोनी को जहां दाहिने हाथ में गोली लगी, एक और अभियुक्त आशीष निषाद को दाहिने पैर में गोली लगी। और पुलिस का कहना है कि जो बाकी 2 अभियुक्त थे सूरज पासी और राहुल पासी, उनको भी उस दिन सर्च ऑपरेशन के बाद इसी गुंगवा के बाग से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस केस में सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा पुलिस का दावा कितना सही है? ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा स्थानीय पत्रकारों को दिए गए थे, क्या इनमें किसी में भी विजय की पहचान हो पा रही है? फोटो तो हमारे नहीं समझ में आवत बा। होबो करे तो मोटरसाइकिल से दौड़ाए रहा हुई, मोटरसाइकिल से दौड़ाए रहा हुई बहन जी। बाकी हमके प्रत्यक्ष नहीं समझ में आवत है कि हमारे लड़का है। ये तो हमारा लड़का स्वरूप रानी हॉस्पिटल में बताया कि दूसरे का कपड़ा पहना के पापा हमको दौड़ाया गया है वहाँ रोड पे, और धमकी के साथ वो खेदे हैं और पुलिस वाले 2 पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये क्या बाइक पे बैठ के उसको कहा गया है चलने के लिए किसी के साथ? अब ये तो बहन जी हम नहीं जानते, बाइक से तो नहीं बताया। बाकी ये हमसे सिर्फ इतना बताया कि पापा हमको दौड़ाया गया था। बाइक से दौड़ाए हों या किस ढंग से दौड़ाए हों, बच्चा सिर्फ हमको इतना बताया कि हमको दौड़ाया गया था। जब पूछे लगे तब बाबा हमार बताएं कि हमार कपड़ा नहीं है अम्मा, हमार कपड़ा जौन मेन मुजरिम रहा ओके कपड़ा पैसा लेके छोड़ दे है। और हमसे कह रहे कि 2.5 लाख रुपया दे दे तो तोके छोड़ दे। और 2.5 लाख रुपया हम कहाँ पाई अम्मा के हम 2.5 लाख रुपया दे? तो ओकर कपड़ा उतरवाए लेने, उतरवाए के ओके पहिराए देने एक लड़का के, और इनकर कपड़ा और लड़का का कपड़ा इनके पहिराए देने, तब गोली मारे ने। क्या खुद शिकायतकर्ता सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीनशॉट्स के द्वारा अपराधियों की पहचान सुनिश्चित करवा पाए थे? तो इन सीसीटीवी फुटेज के स्क्रीनशॉट में तो जो शक्ल है अभियुक्त की बहुत साफ पहचान में नहीं आ रही। जी नहीं आ रही थी, लेकिन कहीं जब बारीकी से देखा जाता था मैम तो समझ में आ रहा था। बारीकी से मतलब कैसे? जैसे बारीकी से मतलब कहीं कहीं क्लियर भी हल्का आ जाता था, तो थे यही लोग थे, ये तो क्लियर है। जो
एक लड़का इसमें एनकाउंटर के बाद इलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई, विजय कुमार सोनी जी, तो क्या उसको आप पहले से पहचानते थे या जब फुटेज ये रिलीज किया गया स्क्रीनशॉट तब आपने किसी तरह उसकी पहचान? नहीं मैम, जिस दिन हमें चोरी किए हैं ये लोग तब हमने देखा, फिर उसके बाद जब हमें दिखाया गया है इनकाउंटर में तो हम पहचान लें कि हाँ ये लड़का था। एनकाउंटर के बाद आपको हाँ दिखाई गई है? हाँ। ये किसने दिखाई थी? पुलिस वाले। अच्छा, तो एनकाउंटर के बाद पकड़ने के बाद भी चारों अभियुक्तों की फोटो आपको दिखाई गई थी? जी। चारों की या केवल विजय की? तीन की दिखाई गई थी। अच्छा, किन की? विजय और वो निषाद, क्या नाम था? आशीष निषाद। एक लड़का क्या नाम था जो मनौरी के पास गुमलवा का था? राहुल पासी। सूरज पासी जो हमारे गांव का था वो मुखबिरी में। हाँ। उसको हमको नहीं दिखाया गया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 12 सितंबर को मुठभेड़ के बाद इन तीनों की फोटो आपके साथ साझा की गई? जी। मतलब जैसे किसी के जो अभियुक्त है कि क्या उनको ऐसे मार कर पैर में एक ही जगह गोली लग रही है, गुंगवा के बाग में पहले भी एनकाउंटर हुए हैं, ये तरीका आपको सही लगता है? जो आप भी आम नागरिक हैं यहाँ के, कानून व्यवस्था आपको लगता है कि इससे और अच्छी हो रही है यहाँ पे लोकल लेवल पे? अब मैम अच्छी तो नहीं है, लेकिन तब भी मान ले जाए कुछ हो गया तब उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हुआ मान ले जैसे अब ठीक हुआ और क्या बताएं। गुंगवा का बाग यहाँ पर आने के बाद एक और जो इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली वो ये कि विजय सोनी एनकाउंटर के अलावा ये स्पॉट एक ही साल के अंतराल में यानी अगस्त 2022 से अगस्त 2023 के बीच में 2 अन्य एनकाउंटर का भी यही स्पॉट था, गुंगवा का बाग। अगस्त 2022 में जहां पर एक बैंक कर्मचारी पर हुए एसिड अटैक से जुड़े मामले में 2 अभियुक्तों को गुंगवा के बाग के पास से ही एनकाउंटर के बाद यहां पर कौशाम्बी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वहीं पर विजय सोनी एनकाउंटर के ठीक महीने भर पहले अगस्त 2023 में भी गुंगवा का बाग से ही एक पशु तस्कर को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने दावा किया था कि उन्हें इसी जगह से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों एनकाउंटरों से जुड़ी जो भी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, अगर आप उसको कंपेयर करते हैं तो एक कॉमन स्ट्रैंड सा समझ में आता है। तीनों एनकाउंटरों को लेकर पुलिस का ये वर्जन सामने आता है कि अभियुक्तों के इस जगह पर मौजूद होने के बारे में उनको या तो सूचना मिली या फिर मुखबिर ने जानकारी दी। हमें स्रोत नहीं बताया जाता है कि अक्यूज्ड को स्पॉट ऑफ एनकाउंटर से कैसे लिंक किया जा रहा है। दूसरी बात, तीनों ही एनकाउंटर में अभियुक्तों को एनकाउंटर के दौरान पैर में ही गोली लगती है और इसके बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी दिखाती है। तीसरा एक जो कॉमन फैक्टर है इन तीनों एनकाउंटरों में वो ये कि ये मामले यहाँ की स्थानीय चरवा थाने से जुड़े हुए थे। इन 3 एनकाउंटरों में से 2 में यहाँ पर लोकल लेवल पर एसओजी टीम को भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया था। एसओजी के पुलिस अधिकारी हैं सिद्धार्थ सिंह। हमें बताया जाता है कि जवाबी फायरिंग में 2 बुलेट उनकी जो 2 गोलियां हैं उनके बुलेट प्रूफ जैकेट को छूकर निकल गई, उसमें धंस गई। तो ये जब आप कॉमन पैटर्न देखते हैं 3 एनकाउंटरों में, यानी एक ही जगह पर 3 एनकाउंटर किए जाते हैं पुलिस द्वारा। 3 अलग अलग केस हैं, तीनों में अभियुक्त अलग हैं, लेकिन एक ही जगह पर एक ही तरीके से एनकाउंटर दिखाया जाता है। अगर कौशाम्बी पुलिस की थ्योरी आप माने तो आपको ऐसा लगेगा मानो गुंगवा का बाग अपराधियों के लिए और पुलिस का एक फेवरेट हैंगआउट स्पॉट है, लेकिन क्या वाकई में ये संभव है? इस सवाल के जवाब को हम अपने दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं।
स्टोरी के सिलसिले में हमारा अगला पड़ाव एक ऐसा स्थान था जहां हमारी मुलाकात इस मामले से जुड़े एक अभियुक्त से हुई। ये व्यक्ति 7 महीने बाद जेल से रिहा होकर बाहर आया है। पुलिस की माने तो विजय सोनी के साथ गिरफ्तार अन्य 3 अभियुक्तों में ये भी एक था। उस दिन के घटनाक्रम पर जो कुछ उसने बताया वो चौंकाने वाला था। जिस दिन पकड़ा गया है, आपको कहाँ से पकड़ा है? एनकाउंटर जो दिखाई है पुलिस। मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल है, वहीं से पुलिस उठाई थी मुझे और विजय सोनी को घर से। और फिर उसके बाद कहाँ ले गए आपको? उसको ले जाके हमको लोगों को ले जाके पुलिस वहाँ मंझनपुर में रखी थी, पुलिस लाइन में 2-3 दिन तक रख के टॉर्चर किए थे और बुलाए थे। फिर उसके बाद उन लोगों को भी पकड़े थे, फिर उन लोगों को इनकाउंटर कर दिया। फिर उसके बाद 2-3 दिन तक टॉर्चर की थी, सामान वगैरह बरामद किए करना था। फिर उसके बाद उनको भी घर से उठा ले आए थे, कबुला के कहाँ है घर कहाँ नहीं। एक तिलियरगंज का था साथी, वो भी था, तो उसको लेके घर गई थी पुलिस। फिर उसके बाद क्या, कहाँ लेकर आए हैं? उसके बाद दिन कहाँ का बताइए। उसके बाद जो है लाई थी, फिर पुलिस लाइन में 2-3 दिन तक रखे थे। फिर उसके बाद वहाँ इनकाउंटर किए थे गुंगुआ बाग में। कैसे, मतलब गुंगुआ के बाग में फिर क्या हुआ? गुंगुआ बाग गाँव, मतलब गाँव में जो है कट्टा लिए जो है 1-2 रखे थे, उसे पहले फर्जी हवाई फायर किए। फिर सर वो पैर में कपड़ा लपेट मार दिया उनको गोलू, एक यहाँ एक पैर में। आपने देखा, आप देख पा रहे थे ये? नहीं, मैं नहीं था उस समय, मैं पुलिस लाइन में था। एक मेरा साथी था तेलियरगंज का, वो था, उसको भी गोली मारे हैं ना, वो था जेल में। तो आप ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर वाले दिन आप गुंगुआ के बाग में नहीं थे? नहीं। तो पुलिस कैसे कह रही कि हमने गिरफ्तार किया है? गिरफ्तार नहीं, सबको पहले इकट्ठा पकड़ के रखी थी ना, बाद में ले जाके इनकाउंटर किए। कितने लोग पुलिस वाले थे मुठभेड़ में उस दिन वहाँ पर गुंगुआ का बाग में? पूरी सूजी टीम प्रभारी थे और थाने के भी 2-4 पुलिस थे। जो बाकी 2 बचे उनमें से भी किसी से आपकी बात हुई? उन्होंने भी कुछ बताया था आपको मुठभेड़ के बारे में? हाँ, बताया थे, गोली मार दिए, पकड़ के मारे हैं, पकड़ के जेल भी तो भेज सकते थे, गोली मारना जरूरी था। मुठभेड़ जो हुई पुलिस द्वारा, आपका ही एक साथी मारा गया, हाँ, इसको कैसे देखते हैं आप? अरे इसको कैसे देखें, जब हमारे साथ उठा के ले जाके रखे थे, बाद में इनकाउंटर कर दिया तो गलत है ना। जो बाकी अभियुक्त हैं जिनको भी पुलिस कह रही कि हमने उसी जंगल से गिरफ्तार किया है, विजय को हाथ में चोट लगी थी, एक और जो अभियुक्त है आशीष निषाद, उसको कह रहे हैं कि पैर में चोट लगी। हाँ। इनको क्या विजय पहले से जानता था? जो बाकी अभियुक्त हैं सूरज पासी, राहुल पासी और आशीष निषाद, वो किसी को नहीं जानता था बहन जी, ये तो एक दिखावा है। घर से हमारे लड़के को उठा के ले जा रहे हैं तो कहाँ कुछ पाएगा कि उनसे 9 तारीख को बनारस को आया, 10 तारीख को 6 बजे पुलिस वाले ले जा रहे हैं, तो उसके पास है ही क्या कि उनसे मुठभेड़ करेगा, गोली चलाएगा कि क्या करेगा वो। विजय सोनी से जुड़े मामले में सह अभियुक्त द्वारा चाहे एनकाउंटर के पहले कथित गिरफ्तारी की बात हो या फिर शिकायतकर्ता द्वारा मुठभेड़ के बाद सीसीटीवी फुटेज की फोटो दिखाने का वाकया हो, इतना तो तय है कि पुलिस की थ्योरी इस केस में पूर्णतः विश्वसनीय तो नहीं लगती। इस मामले में कोरांव और कौशाम्बी के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण कड़ी प्रयागराज स्थित सरकारी चिकित्सालय स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल है, जहां पर विजय को गोली लगने के बाद पुलिस द्वारा उपचार के लिए ले जाया गया था। विजय की मौत का कारण सेप्टिसीमिया बताया गया था। 18 तारीख के ले गए ऑपरेशन घरे में शाम 5 बजे, और फिर बाबा के हमारे 6 बजे सवेरे 20 तारीख के निकालन, तब बाबा हमारे एकदम बेहोश रहे। उनके नास चलती रही, ना सांस चलती रही, कुछ नहीं। फिर ऐसे यहाँ हमारे बाबा को हो गई, फिर रोवे लगे नहीं, आईसीयू में भर्ती कर दे हैं, मुँह से खून नेकुरा से खून गिरे लगा, बाबा हमारे खत्म हो गए। जब उसकी तबीयत खराब होती है, मृत्यु हो गई उसकी, और
बॉडी मॉर्चरी ले जा रहे थे, चोट के अलावा उसके शरीर पे आपने क्या कुछ चोटों के निशान देखे, आप बता सकते हैं? हाँ बहन जी, लाठी मारने का निशान था और वो कहीं कहीं वो जो बताया था कि पापा हमको करंट का झटका लगा दिया जाता था, तो जहाँ झटका लगा दिया जाता था बहन वहीं वहीं झटके का निशान था, काला काला। कितने ऐसी चोटें और रही होंगी? 3-4 जगह तो झटके का निशान था और लाठियाँ तो बहन जी अनगिनत थी। और आप लोगों ने क्या इन चोटों के कुछ फोटो वगैरह लिए थे सबूत के तौर बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, फोटो हम तो थे ही उस समय, डॉक्टरी में हम नहीं थे, अस्पताल में हमारी बीबी थी, हमारी लड़की थी। हमारी लड़की हर जगह का वीडियो बना ली थी, तो मोबाइल लेके उसका सिम तोड़ दिया और उसका व्हाट्सएप उड़ा दिया, कोई प्रूफ ही नहीं रह गया, कोई सबूत ही नहीं। लड़का बताया था कि कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या किसका कपड़ा हमको पहनाया गया, हमारा कपड़ा दूसरे को पहनाया गया, जितना बयान दिया था तो सब मिटा दिया गया वहीं अस्पताल में। हॉस्पिटल में पैसा लेके सिद्धांत सिंह दरोगा आए रहे सादे ड्रेस में, पैसा ले रहे वो कितना के लिफाफा में बंद रहा, इतना मोट पैसा रहा, 500 के नोट, इतना मोट पैसा रहा हमारे हाथे में देहन पैसा। जब हमारा लाला एकदम सीरियस हो गए तब फिर कहन के हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पैसा ले ला। फिर हमारा बिटिया हमारे हाथे में से लेके फारिश तो देखे पैसा रहा, फिर कहे कि अपन पैसा ले ला, हमारे भाई के अगर कुछ भी हो गए तो हम छोड़ब ना। तो ये जो पुलिस अधिकारी आए हैं, आप कह रही हैं कि उन्होंने आपको पैसा दिया, ये कौन थे? आपको कैसे पता कि ये मतलब वही पुलिस वाले हैं एनकाउंटर? चिन्हन मैम, हम चिन्ह गए ना। आप पहचान गए, हमारे घरे घर है हम के मारबो भैन तो हम पहचानन, हमारे बेटो के मारे हमारे बेटवा को उठा ले गए तब पहचान ही लिया। परिवार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के आधार पर हमने कुछ सवाल प्रयागराज स्थित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रशासन को भेजे। विजय सोनी के इलाज संबंधी परिवार के दावों सहित हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि क्या अस्पताल स्टाफ तथा परिजनों के बीच मोबाइल पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो को लेकर किसी बात को लेकर कोई कहासुनी हुई थी। हमारे लिखित पत्र का मुख्य अधीक्षक डॉक्टर नीलम सिंह की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से हमने इस मुठभेड़ को लेकर परिवार द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के आधार पर कुछ सवाल तत्कालीन यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार तथा यूपी डीजीपी पीआरओ राहुल श्रीवास्तव को भी भेजे थे। हमने कौशाम्बी एसपी राजेश कुमार से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। कौशाम्बी जिले में हमने एसओजी प्रभारी सिद्धार्थ सिंह, जो इस समय वहां पर स्थित पिपरी थाना के इंचार्ज हैं, से भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हमसे बात करने से मना कर दिया। कौशाम्बी में ज्यादातर मुठभेड़ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप इंचार्ज यानी एसओजी प्रभारी सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में ही किए जाते हैं। तो एक थैले में पहले से रखे हुए एक अवैध असले से उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया है। जवाबी कार्रवाई में तथा आत्म सुरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया और जो उसके दाहिने पैर पे लगी है। 2020 से 2025 के बीच इन्होंने लगभग 37 मुठभेड़ों को अंजाम दिया है। विजय सोनी एनकाउंटर केस में सिद्धार्थ सिंह तथा अन्य पुलिस कर्मियों को फिलहाल एफआईआर फाइल करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, लेकिन मुकदमा अभी न्यायालय में लंबित है। न्यूज लॉन्ड्री की तरफ से भेजे गए सवालों का एसओजी प्रभारी सिद्धार्थ सिंह के संपर्क में रहे लीगल सोर्सेज के माध्यम से निम्नलिखित उत्तर दिए गए। विजय सोनी के परिवार द्वारा फर्जी मुठभेड़ के आरोपों पर कोर्ट ये एक षड्यंत्र है तथा कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास है, अनकोट। अभियुक्त को घर से उठाए जाने तथा घर में पुलिस द्वारा कथित चोरी के आरोपों पर कोर्ट
ये गलत आरोप हैं। सीसीटीवी फुटेज डेटा डंप के आधार पर मोटरसाइकिल और अभियुक्त के कपड़ों को चिन्हित करके ये कार्यवाही की गई थी। अनकोट। अस्पताल में अंजू देवी को कथित तौर पे पैसे का ऑफर देने के आरोप पर कोर्ट, घटना के बाद एसओजी प्रभारी किसी और केस से संबंधित इन्वेस्टिगेशन के लिए ड्यूटी पर थे। अगर परिवार के पास अस्पताल का संबंधित सीसीटीवी फुटेज है तो सामने लाएं। पिछले साल सितंबर 2024 में यूपी एसटीएफ द्वारा सुल्तानपुर में किए गए एक एनकाउंटर ने काफी राजनीतिक तूल पकड़ा। जब एक अभियुक्त मंगेश यादव की मुठभेड़ में मौत का मामला सामने आया तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जातिगत आधार पर एनकाउंटर करवाने का आरोप लगाया। उस समय योगी सरकार द्वारा एनकाउंटरों का लेखा जोखा सामने रखा गया। इन आंकड़ों के हिसाब से 20 मार्च 2017 से लेकर 5 सितंबर 2024 के बीच यूपी में कुल 12,964 एनकाउंटर हुए। इन एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए हैं। मार्च 2025 आते आते ये आंकड़ा 222 तक पहुंच चुका है। इन एनकाउंटरों में 17 पुलिस कर्मियों ने भी अपनी जान गंवाई। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे हम काट रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के जरिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर एक संवेदनशील मुद्दा है जिसका सीधा संबंध यहाँ की राजनीति से भी रहा है। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूँ और मेरे पीछे राज्य का पावर सेंटर विधानसभा भवन है, जहाँ पर भी पुलिस मुठभेड़ को लेकर राजनीतिक गर्जना सुनाई पड़ती रही है। एनकाउंटर पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में सत्ता की हनक का पर्याय भी बन गया है। भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर मुठभेड़ से जुड़ी कुछ वीडियो क्लिप्स लगातार शेयर की जाती हैं और लोगों को, यहाँ पर रहने वाली जनता को प्रतिदिन घुट्टी की तरह ये पिलाया जाता है कि ऑल इज़ वेल, लॉ एंड ऑर्डर उनके पूरे कंट्रोल में है। लेकिन पिछले एक वर्ष में यहीं राजधानी लखनऊ में एनकाउंटर को लेकर कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई दिए हैं। खास बात ये कि एनकाउंटर को लेकर क्रिटिसिज्म उन आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा सामने आ रहा है जो सिस्टम से भली भांति परिचित हैं, क्योंकि ये खाकी वर्दी वाले भी हमारी इस स्टोरी के प्रमुख पात्रों में से हैं। इसलिए पुलिस महकमे से किसी समय जुड़े रहे कुछ सीनियर पुलिस अधिकारियों से हमने यहाँ लखनऊ में बातचीत करी, ये समझने के लिए कि क्या वाकई में क्राइम रेट और एनकाउंटर के बीच कोई डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। सुलखान सिंह साल 2017 में यूपी के डीजीपी रहे हैं। इससे पहले वो लखनऊ जोन के आईजी तथा लखनऊ रेंज के डीआईजी जैसे पदों पर भी रह चुके हैं। विजय सोनी एनकाउंटर मामले में जब 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर फाइल करने का आदेश हुआ, तब फेसबुक पर सुलखान सिंह ने फर्जी मुठभेड़ का क्या हश्र हो सकता है, इसको लेकर चेतावनी देते हुए एक पोस्ट लिखी। जो सरकारें और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थों पर नाजायज दबाव डालकर फर्जी मुठभेड़ करवाते हैं, फंसने पर वो कोई मदद नहीं करते। देखिए, क्राइम इंसिडेंस ऑफ क्राइम में और एनकाउंटर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये इनवेरिएबली देखा गया है कि जब ज़्यादा एनकाउंटर फर्जी टाइप के होते हैं तो क्राइम और बढ़ जाता है, रिएक्शन होता है उसका जो है, और पुलिस की इमेज खराब होती है तो कोर्ट में सज़ा नहीं होती है अपराधियों को, ये भी होने लगता है। पुलिस को ये लगता है कि कोर्ट्स को लगता है कि ये फर्जी केस है। अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था कानपुर का ही था मेरे ख्याल में,
कि उसने एक मुलजिम को ऐसे पकड़ा और उसके पैर में गोली मार करके उसको हाफ एनकाउंटर करके दिखाया उसको। और कोर्ट में जब मामला वो ट्रायल में आया तो मजिस्ट्रेट ने देखा कि वो जो तमंचा उसके पास दिखाया गया है, ये तमंचा 2014 के किसी मामले में पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उसमें उसका एग्जिबिट नंबर पड़ा हुआ था इंडेलिबल पेन से। वो मजिस्ट्रेट ने पकड़ लिया उसको ट्रायल के दौरान। तो मजिस्ट्रेट ने उनको तो छोड़ ही दिया, इनके खिलाफ FIR का आदेश किया, भाई FIR दर्ज करिए पुलिस वालों के खिलाफ। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जब क्राइम कंट्रोल नहीं होता है और इन जनरल पब्लिक ऑर्डर ठीक नहीं होता है, तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए और कोई स्पेक्टेकुलर चीज़ दिखाने के लिए ये फर्जी एनकाउंटर का इस तरह का ड्रामा किया जाता है। जो 1992 बैच के IPS अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर नौकरशाहों में सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा धमकी देने पर शिकायत करने वाले IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को भाजपा सरकार द्वारा 2021 में समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया। पिछले साल मंगेश यादव केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने अपने राजनीतिक संगठन आजाद अधिकार सेना की तरफ से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। अपने वक्तव्य में मंगेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2 एंट्री वुंड यानी गोली के शरीर में प्रवेश करने के दौरान बने घावों के बारे में बताया, जिनका साइज 1x1 सेंटीमीटर था। अमिताभ ठाकुर के अनुसार प्रथम दृष्टया इस आकार का घाव नजदीक से गोली चलाने पर ही हो सकते हैं, यानी पुलिस की मुजरिम के भागने और फायरिंग के दौरान कुछ दूरी से आत्मरक्षा में गोली चलाए जाने की थ्योरी में कथित तौर पे गड़बड़ है। और अक्सर वो मेडिकल रिपोर्ट में कम फंसती है, ज़्यादातर वो फंसती है उठाते समय जब कोई वीडियो बना लेता है या कोई रिकॉर्ड्स हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर उठा के कहीं 5-7 घंटा 8 घंटा रखते हैं, कभी कभी 1.5 दिन 2 दिन रखते हैं। तो उस दौरान का पहले उठाए हुए के वीडियो या अन्य अभिलेख कई बार फंसाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट इसीलिए कम फंसा पाते हैं क्योंकि अक्सर ये मेडिकल रिपोर्ट को अच्छी तरह से मैनेज करने में ज़्यादातर सफल रहते हैं। और यदि मैंने मंगेश यादव में कोई स्टेटमेंट दिया था मेडिकल रिपोर्ट को देख के, तो मैंने उसमें कुछ डॉक्टरों से कंसल्ट किया था, तो डॉक्टर्स ही इस बात को बेहतर बता पाते हैं। मैंने उसी आधार पे ये कहा था कि जो एंट्री और एग्जिट वुंड हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके कथनानुसार यह नेचुरल जो उनका स्टोरी है FIR का उससे मैच नहीं करता है। और ऐसे कई मामलों में अब आ रहे हैं। खास करके बुनियादी बात वही है कि चूंकि अब प्रेशर है इनकाउंटर करने का, जिले जिले में प्रेशर है, इसीलिए आनन फानन में जो तमाम इनकाउंटर्स हो रहे हैं, जिनको कंपाइल करके, जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री अपना उसको अचीवमेंट बताने लगते हैं या कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, तो उस प्रेशर में भी तमाम गलतियां यूपी पुलिस के अफसर कर रहे हैं। क्योंकि जैसे शब्द में ही एनकाउंटर मतलब होता है कि 2 लोग अचानक से मिल गए, मुठभेड़, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, मुलाकात हो गई। यहाँ तो जिस हद तक रोज मुलाकात हो गई थी, रोज मुलाकात, कभी चांस एनकाउंटर नहीं हो सकता। यह तो बना बनाया है कि यहाँ तो रोज हम और अपराधी मिल रहे हैं और एक एक दिन में कई कई जिलों में मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये एनकाउंटर राज गुजरात मॉडल की तर्ज पर वहां के 2 दशक पहले प्रचलित मुठभेड़ प्रणाली की कार्बन कॉपी लगता है। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता एनकाउंटर को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित स्टेट पॉलिसी का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं। एक एनकाउंटर्स कभी भी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपराधियों पर सख्ती दिखाने के लिए निश्चित तौर पर यह उपलब्धि है कि वो समय था एक उत्तर प्रदेश में जब अपराधी पुलिसकर्मियों पर गोली चलाया करते थे और पुलिस निरीह रहा करती थी, पुलिस के हाथ सरकार के द्वारा बांध दिए जाते थे।
लेकिन आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट तौर पर निर्देश किए कि अगर कोई अपराधी ये दुस्साहस करता है कि वो पुलिसकर्मियों पर गोली चलाए तो पुलिस गोली का जवाब गोली से दे। हम पुलिस ने लगातार ये प्रयास किए हैं कि वो अपराधियों को सरेंडर करने के लिए बाध्य करे, लेकिन कोई अपराधी अगर दुस्साहसी है और दुस्साहस करता है, अगर वो गोलीबारी करता है, तो पुलिस के लिए ये आवश्यक है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए और उनको सरेंडर करने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए गोली चलाए। और कई बार उनको पैरों पर गोली मार करके पुलिस उनको घायल करके गिरफ्तार कर लेती है। और कई बार जब ज़्यादा आवेग में होते हैं, आवेश में होते हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें गोलियां कई चल जाती हैं, तो उसमें उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और ऐसे कई दुर्दांत अपराधी उत्तर प्रदेश के हैं जो बहुत ऑटोमेटेड वेपन्स रखते थे, जो संगठित गिरोह बनाकर चलते थे, जिनके मन में कानून का कोई भय नहीं था। तो ऐसे एनकाउंटर्स के बाद आज उत्तर प्रदेश के अपराधियों के मन में एक कानून व्यवस्था का भय भी व्याप्त हुआ है। हाँ, परिजनों की ओर से इसको लेकर के सवाल उठाए जाते हैं और हमेशा परिजनों को ये लगता है कि उनका परिजन, वो भले ही अपराधी क्यों ना हो, वो निर्दोष है और वो इस बात को लेकर के शिकायत करते हैं। कुछ राजनीतिक दल भी वोट बैंक पॉलिटिक्स के नाते जाति के आधार पर उनको अपनी जाति का घोषित करते हुए इस तरह की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन अगर कोर्ट के सामने कोई गया है तो कोर्ट के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के पुलिसकर्मियों को दोषी मान लिया जाएगा। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि एक तरफ मुठभेड़ जहां जाति और समुदाय के आधार पर की जा रही है, तो वहीं इनकी बढ़ती संख्या इस बात की भी द्योतक है कि ऐसे तरीके को हरी झंडी निसंदेह प्रदेश के मुखिया से मिली हुई है। देखिए, जब ये सिस्टमेटिक किलिंग्स हैं और सैंक्शन किलिंग है, जाहिर सी बात है कि जो बड़े ऑफिसर सैंक्शन कर रहे हैं वही जांच करेंगे, उन्हीं का ही प्रोत्साहन होता है कि हम आपको बचा लेंगे। तो अगर कोई किलिंग हुआ, अगर कोई फेक इनकाउंटर हुआ, तो वही ऑफिसर कैसे जांच करेगा? इसलिए हम हमेशा मांग करते हैं कि न्यायालय से इस पर जांच हो, जिससे सच सामने आए। पुलिस फोर्स के लोग ही परिवारों पे, लोगों पे, समाज के लोगों पे दबाव बनाते हैं या उन्हें लालच देते हैं कि आप केस विड्रॉ कर लीजिए, कहिए हमने तो कुछ देखा ही नहीं। तो ये इसलिए हो रहा है कि जो पूरा पुलिस फोर्स का जो न्याय का जो इकबाल था, न्याय का इकबाल, या आप ये कहिए कि इतना मॉडर्न पुलिस फोर्स अखिलेश जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने बना के दिया था। आज अगर आप ये कह दें कि कोई ये प्राइवेट मिलिशिया तरह से काम कर रहा है, तो ये बहुत ही अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी और ये बहुत शर्मनाक है लॉ ऑफ द लैंड के लिए, संविधान के लिए, कि जिन पुलिस फोर्स का काम है कि हाशिए के लोगों की जाके मदद करना, वो मुखिया के माइंडसेट को जानते हुए, इसलिए कि उनको प्रमोशन पाना है, इसलिए कि उन्हें अच्छी पोस्टिंग पानी है। तो जब पुलिस फोर्स के को ये मैसेजिंग है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश या दलित, पिछड़ा, मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी होगा, तो उसके मेडल्स बढ़ जाते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की निगाह में। तो उसे ये मालूम है कि मैं करप्शन करूं, मैं कालाबाजारी करूं, मैं भ्रष्टाचार करूं, फ़र्क नहीं पड़ता है। पीडीए के लोगों को उठाइए, आप केसेस बिल्ड करके उनको गैंगस्टर लगा के आप उनका फेक इनकाउंटर करिए, और जब आप कोर्ट में जाएंगे एक लंबी लड़ाई के बाद, और जब आदेश होगा पुलिस फोर्स के खिलाफ, तो उसके बाद वो आपको आके परेशान करेंगे, मांडवारी करेंगे, पैसे का लेन देन का प्रभाव बनाएंगे। आखिर में हम इस कहानी के उद्गम की ओर यानी फिर से कोरांव चलते हैं। मुठभेड़ के बाद कौशाम्बी पुलिस ने सोशल मीडिया पर इस बात पर काफी जोर दिया था कि विजय सोनी का एक आपराधिक इतिहास था। विजय को कब से जानते थे आप? अरे यही पैदा हुआ ना, बहुत दिन से जानी थे। कैसा लड़का था वो? लड़का तो बढ़िया है, ठीक रहा, अपने भाई गांव देश में रहा, ठीक ही रहे। विजय के खिलाफ फाइल की गई विभिन्न थानों में शिकायतों को जहां उनका परिवार झूठे आरोप बताकर सिरे से खारिज करता है, वहीं हम अपनी तरफ से इन मामलों की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जिला अदालत के आदेश के हिसाब से संबंधित थानों में कोरांव थाना भी आता है। हमने जब यहाँ पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर को लेकर सवाल पूछा, तो हमें बस इतनी जानकारी दी गई कि इस प्रकरण में थाने की तरफ से जवाब कोर्ट में दिया जा चुका है।
बाकी और जानकारी देने से हमें मना कर दिया गया। बातचीत के दौरान विजय की मां कथित पुलिस दबिश के दौरान जमीन पर गिरने से शरीर पे पड़ी चोटों के निशान दिखाती हैं। सुनार जाति से संबंधित उनका परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता है। एक अनपढ़ गांव के परिवेश से ताल्लुक रखने वाली पिछड़े वर्ग की इस महिला के लिए न्याय का रास्ता कठिनाई पूर्ण भी है और कष्टकारी भी। अंजू कहती हैं कि हादसे के बाद विजय की बड़ी बहन को सदमे के कारण दौरे पड़ने लगे हैं। अपने बेटे की पुरानी कुछ फोटो देखकर क्षण भर संतोष उन्हें जरूर मिलता है, लेकिन उनके साथ कुछ गलत हुआ है ये एहसास पीछा नहीं छोड़ता। 9वीं कक्षा तक पढ़ा विजय, जो अपने बड़े भाई अजय के साथ मुगल सराय में मार्बल घिसाई का काम सीखने जाया करता था, उसकी मां के लिए लड़के की कमाई से 500 रुपए में खरीदी गई ये साड़ी एक ऐसे सुगम भविष्य का आधार था जिसकी कल्पना इस परिवार ने कभी की थी। गंगा जी रंग का साड़ी लिया कहना मातों की अच्छा लगी। पहले इतना ये मेरे लाला की याद जब पहली थी तो इस केस में जो 2 संबंधित थाने थे, चाहे वो कौशाम्बी थाना हो या फिर कोरांव स्थित पुलिस चौकी, दोनों ही जगहों पर त्वरित न्याय प्रणाली के बाद जब एक महिला की तहरीर पर न्यायपालिका का ऑर्डर आया तो उसकी एक तरह से कथित तौर पे अनदेखी की गई। थानों के अंदर का मंजर देखिए, जहां दीवारों पर शिव कुमार वर्मा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2021 में दिए गए आदेश को साफ अक्षरों में पेंट करके लिखा गया है, जिसका मजमून कुछ यूं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत किए जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही एवं पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे के भुगतान के संबंध में संगत नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कौशाम्बी के इस थाने के बाहर जहां जंग खा रहे बोर्ड में डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस जो हिरासत में पुलिस टॉर्चर को रोकने की बात करता है, इस 1996 के जजमेंट से जुड़ी गाइडलाइंस का प्रदर्शन प्रमुखता से किया तो गया है, लेकिन जब हम नारायण सोनी जैसे एक आम आदमी की नज़र से देखते हैं तो ये पुलिसिया तंत्र भयावह लगता है और ये बोर्ड औपचारिकता मात्र ही समझ में आते हैं। सामने थाने की पुताई को देखकर मन में ये भी ख्याल आया कि सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अंदरूनी रूप से भी मूलभूत सुधार की जरूरत है, ताकि सत्यमेव जयते का नारा चरितार्थ हो सके। किस तरह आपको न्याय मिलेगा? हम तो अनपढ़ गंवार हैं बहन जी, और तो कुछ हम जानते नहीं, सिर्फ यही जानते हैं कि जिस ढंग से हमारे बच्चे को मार दिया गया उसी ढंग से अगर अवैध मार दिए हैं तो वो लोग भोगें। हमको न्याय मिलना चाहिए बहन जी, और कुछ नहीं, और हम कर ही क्या सकते हैं। तो हमारे बच्चे के तो वापस कर नहीं सकते। बाकी अगर अवैध हत्या कर दिए हैं तो हत्यारों को हत्या का प्रमाण मिलना चाहिए कि देखो हत्या करने का ये दंड होता है, तो उनको दंड मिलना चाहिए। मैम हम ये चाहत है कि जैसे हमारे लड़का के जैसे मारे हैं हमार बेसहारा हो गए मैम, तो उन्होंने के सजा मिले। जब तक उनके सजा न मिले मैम तो हमारे जीव के शांति न मिले। हम चाहे तो उन लोगों के सजा मिले। उन्हों के लड़का बच्चा तड़पा जैसे हम तड़पत है, रात दिन रोवत है, कल्पत है अपने लाला का फोटो देख देख।
तैसे वो सोचे मैम कि हम का करे रहा निर्दोष लड़का के मार के हमार नहीं आव चाहे हम नहीं आव चाहत है जैसे हमारे लड़का के उठाए लेकिन मार देना हम की करे सहारे जी के हमारा सहारा लगे हम नहीं आव चाहते मैम। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही तर्ज पर हिंदी के अखबारों में भी एनकाउंटर का बढ़ चढ़कर बखान किया जा रहा है। मेरे पास इस समय अमर उजाला के 2 रीसेंट संस्करण हैं, एक 25 मार्च 2025 का और 1 अप्रैल 2025 का, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की द्वारा 2 पेज का एक फुल पेज ऐड है जिसमें 222 एनकाउंटर के बेसिस पर ये दावा किया जा रहा है कि अब इससे स्टेट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। एक विजय कुमार सोनी का भी केस था जिससे जुड़े कुछ तथ्य हमने आपके सामने रखे। इन 222 मुठभेड़ों में 57 एनकाउंटर ऐसे थे जो कि यूपीएसटीएफ द्वारा किए गए हैं। उन 57 एनकाउंटर में भी पिछले साल हमने भालचंद्र यादव से जुड़े कुछ केस के जो तथ्य थे हमने आपके सामने रखे कि क्यों वो एनकाउंटर भी संदेहात्मक और डाउटफुल लग रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, क्योंकि यहाँ इस तरह की बड़ी अनसर्टिनिटी रहती है। कोई आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करेगा आपने 4 लोगों को पकड़े गोली मार दी है। वो ये देखता है कि भाई आपके नेता कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्षेत्र के दबंग लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर वो सरकार की पार्टी में शामिल हो जाए तो उसको पूरी छूट मिल जाएगी, अगर सरकार की पार्टी के खिलाफ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होगा तो ये आंकड़े कोई हत्या के आंकड़े नहीं कोई देखता है। अंग्रेजी में एक टर्म है स्पेक्टैक्युलराइजेशन ऑफ वायलेंस। काफ़ी भारी भड़कम जार्गन है लेकिन स्टोरी के संदर्भ में प्रासंगिक लगा, इसलिए इस पर बात करना थोड़ा ज़रूरी लगा। आज से 2300 साल पहले 264 BC में रोम में भव्य ग्लैडिएटर फाइट्स का आयोजन किया जाता था, जिन्हें देखने के लिए कलोसियम में भारी मात्रा में इटली में लोग जमा हुआ करते थे। शोधकर्ताओं और हिस्टोरियंस में ये रिसर्च का विषय था कि आखिर उस समय के लोगों की मनःस्थिति, उनकी मानसिकता कैसी रही होगी जो इस तरह का विभत्स खूनी मंजर देखने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे और इसे मनोरंजन के रूप में देखा करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आर्टिकल्स की माने तो इस तरह के आयोजन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किए जाते थे, उनका ध्यान हटाने के लिए किए जाते थे ताकि शासकों द्वारा उन्हें कंट्रोल में रखा जा सके। फिलहाल साल 2025 है, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर के नाम का मजमा लगा हुआ है। तमाशबीन यहाँ पर हम और आप हैं। इन सब के बीच में एक अंजू देवी जैसी याचिकाकर्ता भी हैं जो लगातार कचहरी के चक्कर काट रही हैं इस उम्मीद में कि संभवतः किसी दिन न्याय उन्हें भी ज़रूर मिलेगा। कोरांव तहसील उत्तर प्रदेश से आकांक्षा कुमार, newslaundry.com के लिए।